हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं संदीप पांडे आप सभी का एकेडमी फॉर जीनियस के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था वृत्त की परिभाषा। वृत्त में हम लोगों ने पढ़ा था वृत्त क्या होता है। तो वृत्त की परिभाषा क्या है आप लोगों को याद होगा। कल हम लोगों ने पढ़ा था किसी बिंदु का वह बिंदुपथ जिसकी किसी निश्चित बिंदु से दूरियां सदैव समान होती हैं वृत्त कहलाता है। और वृत्त इस निश्चित बिंदु को हम क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं तथा उस बिंदुपथ को परिधि कहते हैं। उस निश्चित बिंदु को केंद्र तथा उस बिंदुपथ को परिधि कहते हैं। फिर इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था वृत्त, सर्कल, ठीक है। तो वृत्त किसी बिंदु का वह बिंदुपथ जिसकी किसी निश्चित बिंदु से दूरियां सदैव समान होती हैं वृत्त कहलाता है। इस निश्चित बिंदु को क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। और इस बिंदुपथ को क्या कहा जाता है? परिधि। इस बिंदुपथ को परिधि कहते हैं। अच्छा, ये हम लोग पढ़ चुके थे। और वृत्त के केंद्र को परिधि से मिलाने वाली रेखा वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। एक वृत्त में असंख्य त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं और वृत्त की प्रत्येक त्रिज्या बराबर होती है। यह भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो वृत्त को दो भागों में बांटती है वृत्त की जीवा कहलाती है। और वृत्त की जीवा वृत्त को दो भागों में बांटती है जिन्हें क्रमशः लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। यह भी हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। वृत्त में एक वृत्त में असंख्य जीवाएं भी खींची जा सकती हैं। और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है वो क्या कहलाती है? वृत्त का व्यास कहलाती है। वृत्त का व्यास वृत्त को दो बराबर भागों में बांटती है जिन्हें हम अर्धवृत्त कहते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली थी। अभी आप देखिए एक वृत्त है तो इसके बाहर भाग को यहाँ पर एनसीईआरटी में एक कॉन्सेप्ट है, इसके बाहर के भाग को हम क्या कहते हैं? बहिर्भाग। और इस वृत्त के अंदर के भाग को कहते हैं अभ्यंतर। अंदर के भाग को क्या कहते हैं? जो वृत्त के अंदर का क्षेत्र है इसे अभ्यंतर कहते हैं। वृत्त के बाहर का क्षेत्र जो है इसे बहिर्भाग कहते हैं। और ये जो परिधि है इसे बोलते हैं वृत्त। अब आपसे यहाँ से एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि जैसे मान लीजिए एक बिंदु है A, एक बिंदु है यहाँ पर B, एक बिंदु है यहाँ पर C, एक बिंदु है E, एक बिंदु है D। ऐसे कुछ बिंदु दिए हुए हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि A बिंदु कहाँ पर स्थित है? तो A बिंदु कहाँ है इस वृत्त में? वृत्त के अभ्यंतर में। अंदर है ना, तो वृत्त के अभ्यंतर में है। और बिंदु C और D कहाँ हैं? तो ये दोनों वृत्त पर स्थित हैं। वृत्त पर स्थित हैं। और इसके B और E की बात अगर हम करें तो ये कहाँ हैं? वृत्त के बाहर स्थित हैं, बहिर्भाग में स्थित हैं। ठीक है, कल हम लोगों ने अपनी क्लासेस बंद की थी वृत्त का त्रिज्यखंड, है ना। वृत्त का त्रिज्यखंड हम लोग पढ़ रहे थे, वहां पर हमने अपनी क्लासेस कल बंद कर दी थी, क्लास बंद कर दी थी। तो आज देखते हैं इसी के बारे में। ये क्या है? वृत्त का केंद्र O। ये OA क्या है? वृत्त की एक त्रिज्या है। वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर होती हैं जैसा कि हम लोग जानते हैं। अच्छा, तो अब आप देखिए कि ये किन्हीं दो त्रिज्याओं के बीच का कोण क्या है? मान लीजिए थीटा है। ठीक है, तो वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसे हम क्या बोलते हैं? वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या जो त्रिज्या के बीच का ये जो क्षेत्रफल है इस क्षेत्रफल को हम त्रिज्यखंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कल हम लोगों ने ये चीज पढ़ ली थी, त्रिज्यखंड बोलते हैं। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के, ये देखो आपका ये लघु हो जाएगा, छोटा सा है इसलिए इसे लघु त्रिज्यखंड भी बोलते हैं। और ये इसके बाद का जो ये वाला भाग बचता है इसे हम क्या बोलते हैं? दीर्घ त्रिज्यखंड बोलते हैं, है ना।
इसे दीर्घ त्रिज्यखंड बोलते हैं। अब आपको क्या करना है, मान लीजिए कहीं पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला पूछ रहा है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसके लिए फार्मूला होता है थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला। ठीक है, तो ये चीजें हम लोग कल पढ़ चुके थे। अब आपके जो, जैसे हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे वृत्त के उदाहरण देखते हैं। जैसे पैसा आप लोग देखते हैं घर पे, किस आकार का होता है, वृत्त के आकार का होता है। हमारे साइकिल का पहिया किस आकार का होता है, वृत्त के आकार का होता है ना। और चूड़ी आप लोगों ने देखी होगी, चूड़ी किस आकार की होती है, वृत्त के आकार की होती है। बटन, जो हमारे शर्ट में बटन लगी होती हैं, ये क्या हैं, ये भी वृत्त के आकार की हैं। ये कुछ क्या है, उदाहरण हैं वृत्त के। अब आप देखिए, चाप हम लोग पढ़ चुके थे। चाप क्या होता है, वृत्त के परिधि का एक भाग चाप कहलाता है, या वृत्त के परिधि पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी वृत्त का चाप कहलाती है। ये चीजें हम लोग कल पढ़ चुके थे। जैसे ये है ए और इसको बी मान लिया जाए, तो ये भाग अगर ऐसे हम इसको काट के ऐसे निकाल लें, तो ये वाला पार्ट जो बचता है आपका, ये भाग जो बचता है, इसे क्या बोलते हैं, चाप। इसको प्रदर्शित किया जाता है, चाप ए बी लिखेंगे, उसके ऊपर चाप लगा देंगे। ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे, चाप ए बी। इसके बाद आप देखिए, कोई भी वृत्त जब हम लिखते हैं तो वृत्त के लिए हमारे पास एक केंद्र होना चाहिए और एक त्रिज्या होनी चाहिए। बिना केंद्र और त्रिज्या के हम वृत्त नहीं बना सकते हैं। तो वृत्त को रेफरेंस के लिए हम ऐसे लिखते हैं COR, और इसको पढ़ा क्या जाएगा, वृत्त, सी माने सर्कल, ओ केंद्र तथा आर त्रिज्या का वृत्त। COR से हम कभी कभी इसको प्रदर्शित करते हैं, जिसका मतलब क्या होता है, सी वृत्त, सी माने सर्कल, ओ केंद्र तथा आर त्रिज्या का एक वृत्त है। इसे पढ़ेंगे ओ केंद्र तथा आर त्रिज्या का एक वृत्त है। इसको हम COR से पढ़ेंगे। अब पहला अभ्यास है आपका प्रश्नावली 10.1, 10.1 प्रश्नावली है। वृत्त का केंद्र वृत्त के कहां पर स्थित होता है, तो अंदर होगा, बहिर्भाग में होगा, या वृत्त पर होगा, कहां पर होता है, अभ्यंतर में, है ना। वृत्त का केंद्र यहां पर तो होता है, जैसे ये यहां पर होता है वृत्त का केंद्र, तो ये क्या है, ये तो बहिर्भाग हो गया, ये वृत्त हो गया, और ये क्या है। हाँ, तो मैंने आप लोगों के लिए प्रश्नावली 10.1 बोर्ड पर लिख दिया है, जिसमें पहला सवाल है कि खाली स्थान भरिए। अब खाली स्थान आपको भरना है। ठीक है, देखिए ये बिल्कुल जितनी चीजें हमने बताई हैं उसी में से पूछा गया है। एक भी सवाल में आपको सोचना नहीं है। अगर आपने इंट्रोडक्शन सही से देखा है तो आपको किसी भी सवाल में इसके कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं, क्योंकि मैंने सारी चीजें इसमें जितना भी प्रश्न पूछा गया है 10.1 में, ये तो मैंने लिख दिया है। अदरवाइज आप किताब खोलिए और हर एक सवाल जो भी इसमें है वो सब का सब आप खुद से करेंगे, देखने की जरूरत नहीं है, सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारी चीजें मैंने बता दी हैं। चलिए देखिए, समझिए, वृत्त का केंद्र वृत्त के कहां पर स्थित होता है, अब बहिर्भाग में या अभ्यंतर में। आपको याद होगा, अभी मैंने बताया था, एक वृत्त है, जैसे मान लीजिए इसके अंदर एक वृत्त है, तो ये इसका बहिर्भाग होता है, ये अभ्यंतर होता है। तो केंद्र कहां पर होता है, वृत्त के अंदर ही ना, तो अंदर को यहां पर अलग भाषा में लिख दिया अभ्यंतर। अभ्यंतर माने इसके अंदर, तो यहां पर सही क्या है आपका, अभ्यंतर। कहां होता है वृत्त का केंद्र, वृत्त के अभ्यंतर में। यहां क्या फिल कर देंगे आप, भर देंगे यहां पर अभ्यंतर। क्या भरेंगे, अभ्यंतर। दूसरा देखिए, एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से
एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो, वृत्त के कहां पर होगा? देखिए भाई, एक बिंदु मान लीजिए हमने लिया है, यहां पर एक बिंदु है P और इस बिंदु की दूरी त्रिज्या से ज्यादा है, तो जब ये त्रिज्या से बड़ा है तो कहां पर गया? अभ्यंतर में या इसके बहिर्भाग में? कहां पर है? बहिर्भाग में है। ये इसके बहिर्भाग में है। कहां पर है? बहिर्भाग। बहिर्भाग माने वृत्त के बाहर, क्योंकि त्रिज्या से बड़ी लंबाई है। तो त्रिज्या क्या होती है? वृत्त पर स्थित होती है। त्रिज्या क्या होता है? वृत्त के केंद्र को परिधि से मिलाने वाली रेखा त्रिज्या होती है, लेकिन ये बिंदु त्रिज्या से बड़ी लंबाई है इसकी, तो ये कहां पर होगा? बहिर्भाग में होगा। तो यहां पर भी आपको क्या फिल कर देना है? बहिर्भाग, है ना? आप फिल कर लेंगे, मैंने टिक लगा दिया है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का होती है, बताया था मैंने। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? वृत्त का व्यास होती है, क्योंकि वृत्त के व्यास से बड़ी और कोई जीवा खींची नहीं जा सकती है। जैसे ये है, तो ये देखिए O है, ये आपकी वृत्त की एक जीवा हो गई, मान लीजिए AB। लेकिन सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? वृत्त का व्यास ही होती है, क्योंकि वृत्त के व्यास से बड़ी जीवा वृत्त में खींची नहीं जा सकती है। और एक वृत्त में कितनी जीवाएं खींची जा सकती हैं? असंख्य। कितनी? असंख्य। अगला है, हाँ, एक चाप डैश होता है जब इसके सिरे एक वृत्त के सिरे हों। तो देखिए, इसको समझिए भाई। एक व्यास क्या होता है? एक चाप। अच्छा, चाप क्या होता है? वृत्त के परिधि का एक भाग होता है। तो अगर मान लीजिए ये B, अगर AB क्या है? व्यास का सिरा, और इस चाप के भी सिरे यही हैं, तो इतने से भाग को हम क्या बोलते हैं? अर्धवृत्त। वृत्त का व्यास वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है, जिन्हें अर्धवृत्त कहते हैं, क्योंकि ये आधा आधा हो गया ना, व्यास ने वृत्त को आधा आधा तो कर दिया, तो ये वाला भाग क्या कहलाता है? अर्धवृत्त। तो यहां पर क्या फिल करेंगे? अर्धवृत्त। क्या लिखेंगे? अर्धवृत्त। क्योंकि यदि वृत्त के चाप के सिरे व्यास के सिरे हों तो इसे हम अर्धवृत्त बोलेंगे। वृत्तखंड एक चाप तथा वृत्तखंड एक चाप तथा किसके बीच का भाग होता है? तो वृत्तखंड मैंने आपको बताया था, यहां मैं चित्र बना करके फिर से बता दे रहा हूं। ये जो है जीवा है, मान लीजिए AB एक जीवा है, इसका केंद्र O है वृत्त का। तो ये वाला भाग जो होता है, इस क्षेत्रफल को क्या कहा जाता है? वृत्तखंड। और वृत्तखंड किसके किसके बीच का भाग होता है? जीवा और संगत चाप। किसके बीच का? वृत्तखंड एक चाप तथा जीवा के बीच का भाग होता है। यहां क्या भरेंगे? जीवा। ये वाला चाप हो गया AB और AB जीवा हो गई, तो इन दोनों के बीच के भाग को क्या कहते हैं? वृत्तखंड कहते हैं। तो वृत्तखंड एक चाप तथा किसके बीच का भाग होता है? जीवा के बीच का भाग होता है। हो गया ये आपका एक फिलअप और बचा है। एक वृत्त जिस तल पर स्थित होता है उसे भागों में विभाजित करता है। एक वृत्त जिस तल पर स्थित होता है उसे कितने भागों में बांटता है? एक तो उसका बहिर्भाग हो जाता है और एक हो जाता है अभ्यंतर, अभी इससे पहले हम लोगों ने चित्र में समझा है। और एक क्या हो जाता है? वृत्त। इस बिंदु पर ये अगर कोई बिंदु यहाँ पर है तो उसे क्या बोलते हैं? वो बिंदु कहाँ पर स्थित है? वृत्त पर। ठीक है भाई, समझ में आ गया? तो एक वृत्त जिस तल पर स्थित होता है उसे कितने भागों में बांटता है? 3। कितने भागों में बांटता है? 3 भागों में विभाजित करता है, जैसा कि चित्र में आपने देख लिया, अभ्यंतर, बहिर्भाग और वृत्त। ठीक है, चलिए तो फिल इन द ब्लैंक्स हमारा कंप्लीट हो गया। किसी को कोई डाउट हो तो बताओ भाई। वृत्त का केंद्र वृत्त के कहां पर स्थित होता है? अभ्यंतर में। एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो वृत्त के बहिर्भाग में होता है, इसको भर लेंगे आप लोग। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है।
एक चाप अर्धवृत्त होता है जब इसके सिरे व्यास के सिरे हों। ये भी मैंने अभी चित्र बना के आप लोगों को समझा दिया। ठीक है, किसी को कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ सकता है अपना। लिखिए सत्य या असत्य, अपने उत्तर का कारण भी दीजिए। सत्य और असत्य बताना है आपको और उत्तर का कारण भी देना है। मैं यहाँ पर सत्य असत्य लिख दे रहा हूँ आपके लिए, कारण मैं बता दे रहा हूँ। केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। तो बिल्कुल सही, 100% सही है। केंद्र जैसे ये हो गया आपका वृत्त, इसका केंद्र O और केंद्र को वृत्त पर मिलाने वाला ये वृत्त हो गया, है ना। ये वृत्त तो है, वृत्त पर मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है? त्रिज्या ही कहलाती है। ये हम लोग पहले वाले क्लास में इसको हम लोगों ने सीख लिया है। तो ये बिल्कुल सत्य है। तो सत्य उधर जगह नहीं है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ सत्य। ये क्या है आपका? सत्य है। अगला देखिए, दूसरा नंबर, क्वेश्चन नंबर 2। एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती हैं। तो नहीं भाई, एक वृत्त में समान लंबाई की असंख्य जीवाएं खींची जा सकती हैं। मैं आपको चित्र में दिखा रहा हूं भाई, देखिए। जैसे ये आपका केंद्र हो गया वृत्त का, अभी ये क्या है? वृत्त की जीवा है ना, क्या है? जीवा। व्यास भी तो वृत्त का जीवा ही होता है। अब आप बताओ कितना व्यास बना सकते हो? खाली एक के नहीं, 3 हो गया, 4 हो गया, जितना चाहो उतना बना सकते हो, असंख्य। तो ये आंसर क्या हो जाएगा इसका? असत्य, क्योंकि ये सत्य नहीं है। ओके, यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होता है। तो गलत है भाई। अगर 3 चाप बराबर हैं तो किसको छोटा कहेंगे, किसको बड़ा कहेंगे? तो ना हम छोटा कह सकते हैं ना बड़ा कह सकते हैं, उसमें तीनों बराबर हैं। तो ये भी आपका उत्तर क्या होगा? असत्य ही होगा। अगला देख लीजिए भाई, क्वेश्चन नंबर 4। एक वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से 2 गुनी हो। वृत्त की जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से 2 गुनी हो, त्रिज्या की 2 गुनी लंबाई की जीवा को क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। कल हम लोगों ने देखा था, कल हमने समझाया भी था कि यदि एक वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास कहलाती है और वृत्त का व्यास जो होता है वो त्रिज्या के दुगुनी लंबाई का होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? सत्य आंसर है, ये सत्य है। अगला कह रहा है त्रिज्य खंड जीवा तथा संगत चाप के बीच का क्षेत्रफल होता है। तो नहीं, नो। यही प्रश्न हम लोग अभी फिल इन द ब्लैंक्स में भी कर चुके हैं। ये वाला यहाँ चित्र बनाया था, इसका क्या था प्रश्न? वृत्तखंड एक चाप तथा जीवा के बीच का भाग होता है। तो चाप और जीवा के बीच के भाग को क्या कहते हैं? वृत्तखंड। जीवा और संगत चाप के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? वृत्तखंड। लेकिन यहाँ क्या दिया है? त्रिज्य खंड। तो सही है कि गलत? असत्य है ये बात बिल्कुल असत्य है। वृत्त एक समतल आकृति है। तो जी हाँ, वृत्त को आप एक समतल में ही बना सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका सत्य है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने आज प्रश्नावली 10.1 किया, जिसमें आपने अगर इंट्रोडक्शन सही से देखा होगा तो इसमें किसी भी सवाल में कोई डाउट नहीं हो सकता, इस बात की गारंटी है। तो अब इस वीडियो में हम लोग आज यहीं तक पढ़ेंगे। अगले क्रम में हम लोग लेके आए हैं प्रमेय नंबर 10.1 और ये प्रमेय क्या है? सिद्ध कीजिए वृत्त की बराबर जीवाएं वृत्त के केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। ये हमको सिद्ध करना है कि वृत्त की समान जीवाएं वृत्त के केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। तो देखिए, जब भी हमको कोई प्रमेय सिद्ध करना होता है तो हमको सबसे पहले ये देखना होता है कि उसमें क्या क्या बातें हमको पता हैं।
तो पहले हम लिखेंगे, पहले तो हम इसका एक चित्र बना लेते हैं। तो मैं यहां आप लोगों के लिए एक सुंदर सा वृत्त बना दे रहा हूं जिसका केंद्र है O और इसकी 2 बराबर जीवाएं हैं, इसकी 2 बराबर जीवाएं हैं। भाई प्रश्न में क्या कहा गया है, सिद्ध कीजिए वृत्त की बराबर जीवाएं वृत्त के केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। तो ये चीज तो हमको ज्ञात है कि वृत्त की 2 जीवाएं हैं जो कि बराबर हैं। हमने मान लिया एक जीवा AB है और एक दूसरी जीवा है CD। एक जीवा AB है और दूसरी जीवा CD है। अब दोनों जीवाएं बराबर हैं, ऐसा तो प्रश्न में कहा गया है वृत्त की बराबर जीवाएं ना, तो दोनों जीवा बराबर है। तो अब हम इसको कहां से मिला देते हैं, O से। C को O से मिला दिया, D को O से मिला दिया और ऐसे O को A से तथा O को B से मिलाया। ठीक है, ओके भाई। अब आप क्या कह सकते हैं, OA OB के बराबर होगा कि नहीं बताओ। OA और OB बराबर होंगे कि नहीं, बिल्कुल बराबर होंगे क्योंकि दोनों त्रिज्याएं हैं। इसी प्रकार से आप कह सकते हैं OA बराबर होगा OD के, क्योंकि ये भी वृत्त की त्रिज्या है और वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। ऐसे OB किसके बराबर हो जाएगा, OC के। ये भी क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। तो ये देखिए आप, तो 3 चीजें हमको बराबर दिखानी होती हैं। यहां पर 2 त्रिभुज बन रहा है। कौन सा 2 त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज आपका बन रहा है OAB और एक दूसरा त्रिभुज बन रहा है OCD। एक त्रिभुज OAB, दूसरा त्रिभुज OCD। ओके, तो ये हो गया। अब आपको क्या करना है, सिद्ध करना है कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। दैट मीन्स हमको ये सिद्ध करना है बाबू कि कोण COD बराबर होता है कोण AOB के। ये हमको सिद्ध करना है कि कोण COD किसके बराबर होगा, कोण AOB के। तो देखिए हम कैसे सिद्ध करते हैं। तो कभी भी हमको जब सिद्ध करना होगा तो पहला स्टेप हम क्या लिखेंगे कि क्या ज्ञात है। तो इसमें हमको क्या ज्ञात है, सबसे पहले वो लिख लेते हैं। तो ज्ञात क्या है, पहले COR का मतलब क्या होता था, C है, COR एक वृत्त है, हमको ये पता है वृत्त है जिसमें और क्या ज्ञात है हमको, जिसमें जीवा AB किसके बराबर है, जीवा CD के। जिसमें जीवाएं लिख लीजिए, जिसमें जीवाएं AB बराबर हैं CD की। ठीक है, ये बात हमको ज्ञात थी, इसको हमने लिख लिया। फिर अब हमको सिद्ध क्या करना है वो लिख लेते हैं। सिद्ध करना है, अगला स्टेप क्या होता है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है भाई कि बराबर जीवाएं वृत्त के केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। ये दोनों जीवाएं केंद्र पर क्या कोण अंतरित कर रही हैं, COD और AOB। तो हमको ये सिद्ध करना है कि कोण AOB किसके बराबर है, कोण COD के। किसके बराबर है, कोण COD। कोण AOB, जीवा AB द्वारा केंद्र पर अंतरित किया गया कोण क्या है, AOB, और जीवा CD द्वारा केंद्र पर अंतरित किया गया कोण क्या है, COD। आप देखिए एक रचना लिख लीजिए, रचना भी इसमें हमको करनी पड़ेगी। हमने क्या किया, केंद्र O को C से मिला दिया, O को D से मिला दिया, O को A तथा O को B से मिला दिया। केंद्र O को क्रमशः
बिंदुओं ए कामा बी कामा सी व डी से मिलाया। क्या हमने रचना किया कि बिंदु ओ को केंद्र ओ को क्रमशः बिंदुओं ए कामा बी कामा सी व डी से मिलाया। अब आ जाइए उपपत्ति पर। बहुत ही आसान सी प्रमेय है। यदि आपको त्रिभुजों की सर्वांग समता पता है तो इसको बिल्कुल चुटकियों में कर लेंगे। देखिए बहुत ही आसान। आप देखिए इसमें दोनों त्रिभुजों में त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में, इन दोनों त्रिभुजों में आप देखिए हमको ये पहले से ही ज्ञात है कि AB किसके बराबर है? CD के। AB किसके बराबर है? CD के। AB बराबर है CD के, ये बात हमको ज्ञात है ना। ये तो हमको वृत्त में पहले ही दे दिया गया था, प्रमेय में ही दे दिया गया था। तो AB बराबर है CD के और OA किसके बराबर है? OD के। त्रिज्याएं हैं भाई। OA बराबर हो जाएगा आपका OD के और ऐसे OB बराबर हो जाएगा किसके? OC के। एक ही रीजन इनमें क्या दे सकते हैं आप? एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, और एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं क्या होती हैं? त्रिज्याएं, है ना। एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। तो आप इसका रीजन ऐसे दे देंगे। अब हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज AOB किस पर क्या हो गया? सर्वांग सम हो गया। त्रिभुज ये सर्वांग समता का, त्रिभुज की सर्वांग समता का चिन्ह होता है। त्रिभुज COD के सर्वांग सम हो गया। किस आधार पर? साइड सर्वांग समता से। किससे? साइड, यानी भुजा हिंदी में लिखा जाए तो भुजा सर्वांग समता कसौटी से। सर्वांग समता कसौटी से ये दोनों क्या हो गए? त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। और जब सर्वांग सम हो गए तो जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, हम लोग ये त्रिभुजों की सर्वांग समता में पढ़े हैं कि जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं। CPCT NCERT में दिया है। CPCT सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल, CPCT का फुल फॉर्म होता है। तो हम लिख सकते हैं अतः कोण AOB बराबर क्या हो जाएगा? कोण COD बाई CPCT सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग। तो हमें क्या सिद्ध करना था? AOB बराबर COD। अब अंत में आप लिख देंगे अतः सिद्ध होता है। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, ये कंक्लूजन वाली लाइन, अंतिम लाइन। अतः सिद्ध होता है कि एक वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। ओके, इति सिद्धम। तो इसके बाद हम लोग अगला प्रमेय करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसे नोट कीजिए। और इस वीडियो में इतना ही। अगला प्रमेय हम लोग अगले वीडियो में करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।